डिजिटल केएनएल कोचिंग बीएड के स्टूडेंट्स के लिए लगभग सभी विषयों से संबंधित क्वेश्चन लेकर आ रहा है। चैनल पर बने रहने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज शुरू करते हैं अपना नया विषय क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंड ईयर। टॉपिक संसाधन अध्यापक रिसोर्सेज टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख कीजिए। विद्यालय में संसाधन अध्यापक की नियुक्ति सामान्य अध्यापक के सहयोग हेतु की जाती है ताकि समावेशिक परिवेश में बाधित बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता हो सके। एक संसाधन अध्यापक के उत्तरदायित्व निम्नलिखित हो सकते हैं। सामान्य अध्यापक को समावेश के उद्देश्य की जानकारी देना, बाधित बच्चों की पहचान के लिए सामान्य कक्ष अध्यापक की सहायता करना, सामान्य अध्यापकों की पाठ्यक्रम निर्माण एवं शैक्षिक योजनाओं में सहायता करना, बाधित बच्चों के लिए सहायक उपकरणों की जानकारी सामान्य शिक्षक को देना, यह निश्चित करना कि बाधित बच्चे किसी भी प्रकार से सामान्य बच्चों से अलग न किए जाएं, बाधित बच्चों की भलाई के लिए मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, समाजसेवी, विशेषज्ञ आदि से संपर्क रखना, विशिष्ट बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आने वाली समस्याओं का निवारण करना, सवर्ण बाधित बच्चों की शिक्षा में संसाधन अध्यापक की क्या भूमिका रहती है। सवर्ण बाधित हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के समावेशित परिवेश में शिक्षा प्रदान करने में संसाधन अध्यापक की विशेष भूमिका होती है, जैसे बच्चों के बोलने के ढंग में सुधार लाना, सवर्ण बाधित बच्चों को अधिगम कौशलों का प्रशिक्षण देना, सहायक सेवाएं सवर्ण बाधित बच्चों के लिए व्यवस्थित करना, सवर्ण बाधिता की गंभीरता की समय समय पर जांच करवाना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, सवर्ण बाधित बच्चों के समायोजन को मापने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग करना। दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा में संसाधन अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए संसाधन अध्यापक अपनी क्या भूमिका निभाता है। स्पर्श तकनीकी से पढ़ाना, बच्चों को व्यक्तिक अनुदेशन देना, बालकों की बहु इंद्रिय प्रयोग को प्रशिक्षित करना, बच्चों को सवर्ण कौशल, दैनिक जीवन कौशलों का प्रशिक्षण देना, बच्चों को लेजर केन का प्रयोग सिखाना, बड़ी मुद्रित शिक्षा प्रणाली का प्रयोग करना। अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा में संसाधन अध्यापक की भूमिका, बहु इंद्रिय शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना, शैक्षिक खेलों में बच्चों की सहभागिता को बढ़ावा देना, बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, स्वपर्शन तकनीक का अधिगम असमर्थी बालकों के लिए विशेष रूप से पढ़ने में प्रयोग करना। अध्यापक द्वारा अपने शिक्षण में संबंधी सामग्री प्रयोग लानी चाहिए जो कि छात्रों को प्रेरणा देने वाली हो। समावेशी शिक्षा के लाभ या विवाद का उल्लेख करें। समावेशी शिक्षा में उन सभी तथ्यों को शामिल किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक या प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। विशिष्ट शिक्षा का इतिहास अत्यंत विशाल है। प्राचीन काल में ब्राह्मण क्षत्रिय शिक्षा के क्षेत्र में निपुण होते थे। वैश्य व शूद्रों को भी शिक्षा उनके अनुरूप अलग अलग प्रदान की जाती थी। उस समय कार्यों का वर्गीकरण विभिन्न प्रतिभाओं के अनुरूप किया जाता था, अर्थात विभिन्न प्रतिमाओं से संपन्न
छात्रों को अलग अलग श्रेणी में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रतिभाशाली छात्रों के माता पिता तथा शिक्षकगण उनकी प्रतिभाओं को पहचानते थे और उनकी प्रतिभाओं के अनुरूप प्रशिक्षण दिया करते थे। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में आज आधुनिक शिक्षा शास्त्री सामान्य और शारीरिक रूप से विकृत बालकों पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं पर कम ध्यान दे पाते हैं। समेकित शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न तथा तथ्य विवादास्पद है, यानी विवाद से पूर्ण है। ये तथ्य बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जोड़ते, जिसके कारण विशिष्ट बालकों को विशेष अवसर प्रदान करने के पक्ष में है। समावेशी बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सामान्य एवं समावेशी शिक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित होने के लिए विशेष सहायता साधनों और अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके कारण जो अतिरिक्त उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। श्रवण बाधित बालकों के लिए श्रवण यंत्र, वाणी प्रशिक्षक तथा दृष्टि बाधित बालकों के लिए देखने के उपकरण जैसे उत्तल लेंस, जिनकी सहायता से छोटे शब्दों को बड़े शब्दों में देखा जा सकता है। इस प्रकार मंदबुद्धि बालकों को खिलौने और खेलने की सामग्री की आवश्यकता होती है। प्रतिभाशाली बालकों को अधिगम सामग्री, अभ्यास पुस्तिका आदि की आवश्यकता होती है। अधिकांश विद्यालयों में प्रतिभाशाली या समावेशी बालकों के शिक्षण हेतु पढ़ाने में सहायक सामग्री तथा साधन पूर्णतः उपलब्ध नहीं होते। इससे बालकों की वास्तविक क्षमता तथा कार्यकलापों में अंतर बढ़ जाता है। समावेशी बालकों को प्रेरणा और आर्थिक सहायता, वाहन भत्ता, अधिगम सामग्री, यूनिफॉर्म आदि खरीदने हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। राज्य सरकार शारीरिक व मानसिक रूप से बाधित बालकों को इस प्रकार के अनुदान देने में समर्थ नहीं है। समावेशी शिक्षा के आदर्श एवं उद्देश्य दोनों ही सामान्य शिक्षा के आदर्शों एवं उद्देश्य के समान ही है। इन दोनों में मात्र अंतर इनके स्वरूप और विधियों में है। समावेशी शिक्षा समावेशी बालकों की विशिष्ट योग्यताओं एवं अक्षमताओं के अनुरूप होती है। समावेशी बालकों की शिक्षा में शिक्षण और प्रशिक्षण मार्गदर्शन की विशिष्ट विधियों और तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। किसी बालक को शिक्षा प्रदान करने से पहले उसके व्यक्ति को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। यह समावेशी बालकों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विशिष्ट बालक की विशेषताएं साधारण बालकों की तुलना में अधिक तीव्र और विचित्र होती हैं। इन बालकों के माता पिता शिक्षकों को चाहिए कि वह बालक को की जो समस्याएं होती हैं उनको समझे और ऐसे व्यक्ति जिन्हें सभी के समान आदर, विश्वास, स्नेह और सुरक्षा चाहिए, उनके लिए प्रोवाइड कराएं। समावेशी बालकों के व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण जानकारी और समझ शिक्षकों के लिए आवश्यक है। समावेशी बालकों के शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सरल, प्रगतिशील और रुचिकर बना देगी। समावेशी बालकों को भी सामान्य बालकों के समान औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। उनके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए उन्हें कम से कम पढ़ने लिखने और साधारण गणित का ज्ञान हो जाए। आधुनिक शैक्षिक तकनीकी ने ऐसी विधियों, तकनीकों और उपकरणों का आविष्कार किया है जिनकी सहायता से विकलांग बालकों को भी औपचारिक शिक्षा दी जा सकती है, जिनकी सहायता से बालकों की शिक्षा का स्तर उनके शारीरिक एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। औपचारिक शिक्षा हेतु स्कूल में अति समावेशी वातावरण की नहीं, बल्कि समावेशी प्रशिक्षित शिक्षक की नितांत आवश्यकता होती है। समावेशी बालकों को भी सामान्य बालकों के समान औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन्हें कम से कम पढ़ने लिखने और साधारण गणित का तो ज्ञान हो जाना चाहिए। समावेशी बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आवश्यक है, किंतु ये समावेशी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। विकलांग बालकों को रोजगारपरक काम धंधों में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हें जैसे संगीत, टाइप राइटिंग, कताई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, धुनाई, पाक विद्या आदि कार्यों में प्रशिक्षित करना चाहिए। विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है? समावेशी शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा दोनों में बहुत अंतर है। विशिष्ट शिक्षा जहाँ पृथक्करण की ओर ले जाती है तो समावेशी शिक्षा एकीकरण पर बल देती है। इन दोनों में कुछ अंतर इस प्रकार हैं। विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा प्राचीन प्रत्यय है। यह पृथक्करण करती है, भेदभाव पर आधारित है। यह संपूर्ण शिक्षा नहीं है।
व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल देती है, साधारण स्कूल प्रणाली से भिन्न है। जबकि अगर समावेशी शिक्षा की बात की जाए तो नवीन प्रत्यय है, एकीकरण पर बल देता है, भेदभाव रहित शिक्षा है, संपूर्ण शिक्षा है, यह है संपूर्ण विकास पर बल देता है। यह साधारण स्कूलों में भी प्रदान की जाती है। अगर यह व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल देती है, साधारण स्कूल प्रणाली से भिन्न है। अगर हम बात की जाए हमारी जो विशिष्ट शिक्षा होती है ये कैसी है, तो विशिष्ट शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण पर बल देती है, साधारण स्कूल प्रणाली से भिन्न है। यह व्यवस्था अपंग बालकों को सामान्य बालकों से अलग करती है। कौन सी? विशिष्ट शिक्षा। यह केवल अपंग असमर्थ बालकों के लिए है। इस शिक्षा से बच्चों में हीनता की भावना आती है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पृथक शिक्षण किया जाता है, जो विशिष्ट शिक्षा होती है। इसमें विशिष्ट प्रशिक्षित अध्यापक शिक्षण करते हैं, जबकि समावेशी शिक्षा संपूर्ण विकास पर बल देती है। समावेशी शिक्षा साधारण स्कूलों में प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था अपंग व सामान्य दोनों बालकों के लिए है। समावेशी शिक्षा से भी बच्चों को शामिल किया जाता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षा बच्चों को आत्मविश्वासी और सामाजिक बनाने में सहायता करती है। समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण किया जाता है। इसमें सामान्य व विशिष्ट दोनों अध्यापक शिक्षण करते हैं। अधिगम असमर्थी प्रकार का उल्लेख करें। अधिगम असमर्थता मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती है: डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और ध्यान अभाव, अति क्रियाशीलता विकृति, डिस्ट्रिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया से पीड़ित बालक वाचन से घबराते हैं। इन्हें लिखी हुई सामग्री धुंधली दिखाई देती है, यानी पढ़ने रीडिंग से संबंधित है। इसके लक्षण हैं: वाणी संबंधी समस्या, ये हरलाते हकलाते हैं, तुतलाते हैं, अक्षरों को उल्टे ढंग से प्रस्तुत करते हैं जैसे शाह को वाज आदि। दृष्टिक व स्मृति संबंधी कठिनाई होती है। लेखन दोषपूर्ण होता है, एक एक कर व धीमी गति से पढ़ना। अल्पकालीन स्मृति संबंधी दोष, लिखित शब्दों वाक्यों को समझने में कठिनाई, क्रिया से पहले चिंतन की कमी, विद्यालय में समायोजन नहीं हो पाता, अभद्र भाषा का प्रयोग आक्रामक भी हो सकते हैं। कारण क्या है? यह रोग होता है तंत्रिका तंत्र संबंधी विकृति के कारण होता है। वंशानुक्रम से भी हो सकता है। वातावरण संबंधी कारक भी हो सकते हैं, जैसे कुपोषण हो गया, निर्धनता हो गया, अभाव किसी भी चीज़ का, आदि कारणों से इन बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती, जिस कारण यह रोग हो जाता है। निदान कैसे करें? पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जाए, भाषा, वर्तनी, उच्चारण, बौद्धिक योग्यता, स्मृति संबंधी परीक्षण और व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए। डिस्ग्राफिया भी अधिगम असमर्थता का कारण है। इसका संबंध लिखने की बाध्यता से होता है। ये लिखने से संबंधित है, राइटिंग से संबंधित है। इससे बाधित बच्चों द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। लेखन धीमा होता है, भद्दा होता है, त्रुटिपूर्ण होता है। बालक शीघ्र थक जाता है, उंगलियों में दर्द होने लगता है। लक्षण क्या है? लेखन संबंधी कार्यों में कठिनाई, वर्तनी विचारों को लिखने की समस्या, कलम पकड़ने पर जो कलम पकड़ने का ढंग होता है वो ठीक नहीं होता, अक्षरों का आकार समझने में कठिनाई होती है, शब्दों वाक्यों के बीच में अंतराल अनियमित होता है, वाक्य छोड़कर या पुनरावृत्ति करते हैं। शैक्षिक उपचार, इन बच्चों को लिखने का अभ्यास करवाया जाए। खेल विधि इसमें अपना रोल निभा सकती है। डिसकैल्कुलिया, इस रोग से बाधित बच्चे शीघ्र नहीं पहचाने जाते। इन बच्चों में गणितीय योग्यता कम होती है। ये बच्चे जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने में अत्यधिक देर लगाते हैं। माता पिता इन्हें सुस्त, आलसी कहते हैं। गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में इनका कार्य ठीक होता है। लक्षण क्या होते हैं? गणितीय कार्य करने में कठिनाई, संख्याओं को पहचानने में समस्याएं, आकृति विभेदन की समस्या, बड़ा छोटा परिधि क्षेत्रफल आदि को समझने में कठिनाई, श्रवण व दृश्य इंद्रियों में सामंजस्य की कमी, समय, दूरी, गहराई से जुड़ी समस्याएं, गणित संप्रत्यों के स्मरण करने, धारण करने, पुनः स्मरण करने की कठिनाई, रुपये पैसे के लेन देन संबंधी कठिनाई। उपचार, इन बचत के लिए गणित का अभ्यास व बहु इंद्रिय प्रयोग किया जाए। खेल विधि,
प्रश्नोत्तर विधि, वास्तविक जीवन के जो अनुभव हैं उनके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति, इसे सामान्य भाषा में ADHD कहते हैं। इन बच्चों में अवज्ञा के नियंत्रण की समस्या होती है, इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। इस कारण कक्षा में, घर में अनुशासनहीनता करते हैं, शिक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह स्नायु तंत्र संबंधी विकृति है जिसमें असामान्य स्तर का ध्यान, आवेग, अति क्रियाशीलता सम्मिलित है। ये बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। ADHD के लक्षण क्या हैं? कही गई बात को पूरा न सुनना, निर्देशों का ठीक से पालन न करना, कार्य व खेल आदि में ध्यान की कमी, कार्य करने वाली सामग्री, कलम, पुस्तक आदि को खो देना, बाहरी उत्तेजना का शीघ्र प्रभाव, भूलने की समस्या। अति क्रियाशीलता क्या होती है? इन्हें सदैव बेचैनी बनी रहती है, हाथ पैर की उंगलियों को चलाते रहते हैं, कक्षा में अलग अलग सीटों को बदलना, स्वचालित व्यवहार करना, अत्यधिक तीव्र वार्तालाप करना, प्रश्न समाप्त होने से पहले ही उत्तर दे देना, अपनी बारी का इंतजार न कर पाना, जो टीचर होते हैं, सर होते हैं, उनकी बातों को सुने बिना बीच में काट देना। उपचार, इन बच्चों के उपचार के लिए निम्न क्रियाएं कराई जा सकती हैं। शिक्षक के निकट ही इनकी बैठक की व्यवस्था की जाए। खिड़की द्वार से बैठाया जाए। कार्य करने के लिए अधिक समय दिया जाए। सीधे प्रश्न पूछे जाएं। अनुपयुक्त व्यवहार पर ध्यान दिया जाए। पुनर्बलन होना। तो प्रिय विद्यार्थियों, B.Ed सेकेंड ईयर, ये था आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 16 मार्क्स का आपके एग्जाम के अंदर आता है। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देख लिया करो। थैंक यू।